हमने जेपेलिन के मूलभूत सिद्धांत समझ लिया है। ये डीसी टैक्स पर न्यूटन विरोधी है। तो ये तार्किक है। शून्य कार्बन फुटप्रिंट वाला परिवहन जेपेलिन, ये हमारा भविष्य है। सभी को नमस्कार। आप नई पीढ़ी के जेपेलिन चैनल पर हैं। आपके साथ यूलिया शिश्किना हैं। हमने बहुत सी बातें की हैं, निवेश, वित्त, इंजनों के बारे में, लेकिन हम जेपेलिन तक नहीं पहुंच सके। तो वास्तव में यही कारण है कि हम इस चैनल पर एकत्रित हुए हैं। आज हम अज्ञानता को समाप्त करेंगे। हम जेपेलिन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उनके बारे में सब कुछ जानता है और शायद थोड़ा और भी। ये जेपेलिन के मुख्य डिज़ाइनर वादिम वासिलेविच जुबकेविच हैं। नमस्ते। नमस्ते। स्वाभाविक रूप से मैं आपसे जेपेलिन के विषय पर पूछताछ करूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को आपसे परिचित कराना चाहता हूं। आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? आप अपना जीवन किसे समर्पित करते हैं? आपने किस पर पढ़ाई की? आप किसके साथ काम करते हैं? मैं जेपेलिन के साथ 40 साल से अधिक समय से जुड़ा हुआ हूँ और यह सब मेरे छात्र जीवन में शुरू हुआ। जब मैं MVTU नामी बोमान में पढ़ाई कर रहा था, तब ये MVGU नामी बोमान था और ऐसा करना सामान्य था। शायद आज भी ऐसा ही होता है। मुझे बस नहीं पता कि आज अध्ययन की प्रक्रिया कैसे व्यवस्थित है, लेकिन तब पढ़ाई के अलावा जो ज्ञान लोगों को दिया जाता था, उन्हें इसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने की कोशिश भी करनी होती थी। एक छात्र वैज्ञानिक तकनीकी समाज था जो शुद्ध विज्ञान में रुचि रखना चाहता था। वे वहाँ एक शिक्षक के मार्गदर्शन में कुछ कर रहे थे, कुछ शोध कर रहे थे, कुछ कार्य लिख रहे थे। और एक छात्र डिज़ाइन कार्यालय था। इस डिज़ाइन कार्यालय में विभिन्न समूह थे जो तुरंत नई तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही एक समूह का नाम था GILA, जो वायुमंडलीय उड़ान तकनीक का अध्ययन करता था। इसका नेतृत्व एवगेनी ट्रोफिमोविच अम्बेदा कर रहे थे और 80 के ओलंपियाड के बाद तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में मैं इस समूह में आया और वहाँ काम करना शुरू किया। हम छोटे छोटे उपकरण बना रहे थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ समझ रहे थे, प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे। तब एक ऐसा अखिल संघीय युवा वैज्ञानिक तकनीकी रचनात्मकता आंदोलन था जिसमें युवा वैज्ञानिक तकनीकी रचनात्मकता की प्रदर्शनी आयोजित की जाती थी। हम उनमें भाग लेते थे। इसके बाद मैंने 1984 में संस्थान से स्नातक होने के बाद डोल्गोप्रुदनोस के ऑटोमेशन डिज़ाइन ब्यूरो में काम करना शुरू किया। यह सोवियत संघ में एकमात्र कहें तो डिज़ाइन कार्यालय था जो वायुमंडलीय उड़ान तकनीक से संबंधित था। तो आप कहना चाहते हैं कि आप छात्र जीवन से ही जेपेलिन के विषय में सीधे जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, पहले से ही 40 साल से अधिक। तो आप कहना चाहते हैं कि कोई चौंकाने वाली कहानी नहीं होगी कि अचानक आपको ये विचार आया, ये शुरुआत से ही ऐसा सोचा गया था? खैर, सोचे गए के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हुआ। यानी मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ काम करने वाले दोस्तों ने लाया और मुझे वहाँ अच्छा लगा। मैं वहीं रुक गया। आप एक दुर्लभ व्यक्ति हैं जो अपने करियर की शुरुआत उसी से करते हैं जिससे वे पूरी जिंदगी जारी रखते हैं। क्या आपको बोरियत नहीं हुई? क्या ये इतना दिलचस्प है? नहीं, आप जानते हैं इंजीनियरिंग का रचनात्मकता दिलचस्प है, बहुत विविध है, क्योंकि विभिन्न परियोजनाएं हैं। हर परियोजना एक नई होती है, सभी एक साफ पन्ने से शुरू करते हैं, इसलिए हम सामान्य जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल वायुयानों में बिताई है। मेरे पास एक अवधि थी, लगभग 14 साल, जब मैं जल तकनीक में काम कर रहा था। क्या आप सच में? हम हवा में तैरते हैं, पानी के नीचे तैरते हैं, यह लगभग एक ही बात है, बस माध्यम की घनत्व अलग है। वैसे ये कहते हुए कि हमेशा अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं, आज के जेपेलिन और 100 साल पहले के जेपेलिन में कितनी भिन्नता है? वास्तव में 100 साल पहले का जेपेलिन और आज का जेपेलिन वास्तव में क्या है? हम 100 साल पहले से भी पहले शुरू करते हैं। असल में इंसान ने पहली बार हवा में उड़ान भरी नहीं उन उपकरणों पर जो गतिशीलता के सिद्धांत पर उड़ते हैं, जैसे कि विमान, हेलीकॉप्टर, जहां उठाने की शक्ति बहने वाली हवा के कारण बनती है, बल्कि इंसान ने पहली बार हवा में उड़ान भरी एक उपकरण पर जो एरोस्टैटिक सिद्धांत पर आधारित था। सभी की शुरुआत ब्रदर्स मोंगोल्फियर से होती है। शारन सदी है, यानी शारन सदी में इंसान ने पहली बार हवा में उड़ान भरी। और 19वीं सदी, ये वास्तव में स्वतंत्र एरोस्टैट्स का युग था। वे बहुत विकसित थे, लोग बहुत उड़ान भरते थे। बहुत कम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के दौरान प्रूशियन सेना ने वास्तव में पूरी तरह से पेरिस को घेर लिया। घेराबंदी वाले पेरिस का पूरे फ्रांस से संवाद करने का एकमात्र तरीका वास्तव में स्वतंत्र एरोस्टैट्स थे, यानी लोग वास्तव में उड़ान भरते थे और कुछ नहीं जानता, रिपोर्ट और जानकारी भेजते थे। और खुद जेपेलिन फ्रेंच है। यह फ्रेंच भाषा से नियंत्रित का अर्थ है, यानी थे स्वतंत्र एरोस्टैट्स जो हवा की इच्छा से उड़ते हैं।
यानी हम आवश्यक हवा का चयन करते हैं, हवा में उठते हैं, एरोस्टैटिक शक्ति के कारण उड़ते हैं जहां हवा हमें ले जाती है। बेशक हम उस हवा का चयन करते हैं जहां हमें ले जाना है। और जैसे जैसे इंजन विकसित होने लगे, जब अधिक शक्तिशाली इंजन आए, तो यह सवाल उठने लगा कि क्या हमें हवा के खिलाफ उड़ान नहीं भरनी चाहिए। तो यानी अब इंजन की शक्ति अनुमति देती है। 19वीं सदी के दूसरी छमाही में एरोस्टैटिक उड़ान उपकरणों का विकास शुरू हुआ, जिनमें इंजन थे जो पहले से ही हवा के खिलाफ उड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में निश्चित रूप से इंजन बहुत कमज़ोर थे और गति छोटी थी, 40 किमी प्रति घंटे और 50, लेकिन प्रगति होती रही और वास्तव में जेपेलिन का क्लासिकल युग ये सब है। पहली और दूसरी विश्व युद्ध के बीच का समय, जब सबसे बड़े जेपेलिन बनाए गए जिनमें सबसे सफल उड़ानें थीं, बहुत कम लोग फिर से जानते हैं कि इंसान ने पहली बार ध्रुव पर क्या पहुंचाया। कुत्तों पर नहीं, विमान पर नहीं, जेपेलिन पर। यह, अगर मेरी याददाश्त सही है, 1927 या 1928 में था। यह नॉर्वे के जेपेलिन पर एक अभियान था जो जेपेलिन नोबेल द्वारा बनाए गए थे। ये बहुत प्रसिद्ध जेपेलिन थे। लेकिन सबसे बड़ा घरेलू सोवियत जेपेलिन SRV-6 भी उम्बर्टो नोबेल द्वारा बनाया गया। एक इतालवी विशेषज्ञ, उनके नेतृत्व में इसे बनाया गया। अपने समय के लिए यह एक उत्कृष्ट उपकरण था। इस पर उड़ान की अवधि के रिकॉर्ड बनाए गए। एक बार मुझे लगता है यह 130 घंटे हवा में रहा। यह 5 दिनों से अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं, 5 दिन हवा में उड़ान भरने वाला उपकरण। कोई अन्य उड़ान उपकरण ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर से जेपेलिन के युग को याद करें, यानी सबसे प्रसिद्ध कठोर प्रकार का जेपेलिन, ग्राफ जेपेलिन Z127। यह, मुझे लगता है, लगभग 130 बार दक्षिण अमेरिका के लिए उड़ान भर चुका है, जर्मनी से वापस, यानी फ्रेडरिक्सहाफेन, बुएनोस आयर्स और वापस। आप कल्पना कर सकते हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर 3 मध्यवर्ती लैंडिंग के साथ उड़ान भर चुका है। उन जेपेलिनों की समस्या ये थी, कहने के लिए, कि वे फिर भी हाइड्रोजन पर उड़ते थे। आइए हम अब एरोस्टैटिक उड़ान के सिद्धांत के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि अगर लिट बेस्ट है तो लिट बेस्ट है। आइए सब कुछ, जैसा कि कहा जाता है, आदम से बताना शुरू करें। समस्या ये है कि क्या खतरनाक है। हाँ, हाइड्रोजन, यह खतरनाक है। तो चलिए, एरोस्टैटिक्स क्या है? यानी एक गैस है जो हवा से हल्की होती है। आर्किमिडीज का नियम है जो कहता है कि कोई भी वस्तु जो किसी माध्यम में रखी जाती है, उस माध्यम से बाहर धकेली जाती है, उस बल के साथ तैरती है जो विस्थापित माध्यम के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर पानी की बात करें तो इसकी घनत्व लगभग 1000 है। मीठे पानी की घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इसलिए कहने के लिए कोई भी क्षमता जो 1 घन मीटर की मात्रा में है, पानी में डूबी हुई लगभग 1000 किलोग्राम की ताकत से पानी से बाहर धकेली जाती है। हवा एक बहुत कम घनत्व वाली माध्यम है। वायुमंडल, यह हमें जैसा है वैसा ही दिया गया है। अन्य ग्रहों पर अधिक घनी वायुमंडल होती है, जैसे कि शुक्र पर, या इसके विपरीत बहुत अधिक विरल, जैसे कि मंगल पर और पृथ्वी पर वायुमंडल ऐसा है, मानक वायुमंडल की तालिका में है, क्योंकि वहाँ हवा के पैरामीटर थोड़े भिन्न होते हैं, लेकिन आमतौर पर मानक वायुमंडल पर माना जाता है। मानक वायुमंडल क्या है? यह समुद्र के स्तर पर हवा के तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर हवा की घनत्व लगभग 225 ग्राम प्रति किलोग्राम के बराबर होती है। 1 घन मीटर हवा का वजन इतना होता है। इसलिए अगर हम एक ऐसा उड़न यंत्र बनाते हैं, मान लीजिए एक ऐसा उड़न यंत्र जिसका आयतन 1000 घन मीटर है, तो यह 1225 किलोग्राम हवा को विस्थापित करता है। अगर हम ऐसा 1000 घन मीटर का यंत्र बनाते हैं जिसका निर्माण का वज़न और अंदर गैस का वज़न मिलाकर 1225 है, तो ये बस एक एरोस्टैटिक यंत्र की तरह हवा में उठेगा, जैसे कि हवा में उड़ान भरेगा। उठाने वाली शक्ति वास्तव में उस गैस की घनत्व पर निर्भर करती है जिसका हम वास्तव में उपयोग करते हैं। सबसे हल्का गैस, ये वास्तव में हाइड्रोजन है। इसका वज़न लगभग 80 ग्राम प्रति घन मीटर होता है, लेकिन यह खतरनाक है। यह जलता है, यह विस्फोटक है। यह केवल ये नहीं है कि यह वास्तव में जलता है, बल्कि जब यह सचमुच हवा के साथ मिल जाता है तो ये विस्फोटक मिश्रण बनाता है जो बस डिटोनेट हो जाता है। जैसे विस्फोटक नहीं, हीलियम ज्वलनशील नहीं है, ये निष्क्रिय है, पूरी तरह से सुरक्षित गैस है। इसलिए हीलियम प्राप्त करना बहुत कठिन है। 20-30 के दशक की तकनीक केवल हीलियम को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए तैयार हो रही थी।
इसलिए सभी हाइड्रोजन पर उड़ते थे। वास्तव में उन लोगों के सामने सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि तकनीक काफ़ी जटिल थी, यंत्र बहुत बड़े थे, गणना के तरीके अधूरे थे, कंप्यूटिंग तकनीक नहीं थी, और वास्तव में हम सामग्री के बारे में अलग से बात करेंगे, सामग्री सबसे उन्नत नहीं थी। और लोग उड़ते थे और उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी, पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरी, अटलांटिक के पार उड़ान भरी। ये वास्तव में क्या ये किस्मत है? ये वास्तव में साहस के सामने, उन इंजीनियरिंग प्रतिभाओं के सामने सिर झुकाने की बात है जिन्होंने ऐसे उड़ने वाले यंत्र बनाए। लेकिन आप पहले ही कह रहे हैं कि इसे गणना करना बहुत कठिन था, लगभग असंभव। फिर लोगों ने यह कैसे किया? ये किसके कारण था? तो ये कहना असंभव नहीं है, बस गणना के तरीके अनुभवजन्य थे, वे बड़े अनुमानों पर आधारित थे। लोग कहने के लिए हर रिवेट, हर बोल्ट तक नहीं पहुँचे, वे सामान्यतः ताकत की कल्पना करते थे, स्थानीय ताकत में विशेष रूप से नहीं जाते थे। और कहने के लिए वायुमंडल की टर्बुलेंस के बारे में ज्ञान भी अभी अधूरा था। सामग्री, हालांकि ड्यूराल्यूमिन पहले से ही आ चुका था, लेकिन अब बहुत अधिक आधुनिक सामग्री आ गई है और यह सब कुछ करना आसान और मजबूत बना सकता है। लेकिन चलिए हम अपनी बातचीत से नहीं हटते, और निश्चित रूप से अगर 20-30 के दशक में आवश्यक मात्रा में हीलियम औद्योगिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता था, तो ऐसी भयानक दुर्घटनाएं जो कि जेपेलिन निर्माण के युग के अंत का कारण बनी, कभी नहीं होती। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जेपेलिन जो कभी बनाया गया था वह है गिंडेनबर्ग LZ-129। ये वास्तव में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाला एक विशाल यंत्र है। वास्तव में क्या हुआ, जैसा कि बाद में स्थापित किया गया, वास्तव में एक आंतरिक स्ट्रिंग टूट गई थी। तब आगे बढ़ते हुए, क्या आप साजिश के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं कि इसे जानबूझकर उड़ा दिया गया था ताकि इसकी खतरनाकता का प्रचार किया जा सके? सब कुछ हुआ, क्या यह स्वाभाविक था? तो समझिए, तकनीक जटिल है, सब कुछ संभव है। और कल्पना कीजिए, एक स्ट्रिंग टूट गई। अगर यह हीलियम से भरा होता तो किसी को भी इसका एहसास नहीं होता। यहाँ तक कि अगर यह अपने 17 कंपार्टमेंट में से एक से पूरी तरह से लिफ्ट गैस खो देता तो संभवतः पायलट को भी यह नहीं पता चलता कि उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस बैग के फटने से बाहर आया, आसपास के हवा के साथ मिल गया, और किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चिंगारी के लिए यह सब जलने के लिए पर्याप्त था, और तुरंत लोगों के सामने सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि इसके लिए एक एंटी प्रचार की कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन बस साजिश के सिद्धांतों के समर्थक कहते हैं कि यह वास्तव में बहुत अजीब है कि इस मामले के सभी पहलुओं का समापन एक निश्चित समय में यहाँ और वहाँ हुआ। बस सभी ने जेपेलिन को भुला दिया, सभी ने उन पर क्रॉस लगा दिया। नहीं, कोई साजिश का सिद्धांत नहीं चाहिए। सबसे पहले क्योंकि LZ-127 जेपेलिन की उड़ानों की सफलता से प्रेरित होकर जिसने वास्तव में प्रभावशाली सफलताएं दिखाई, ये सचमुच वास्तव में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 1928 में निर्मित यह यंत्र वास्तव में उड़ता था और कई लोग इसके पीछे दौड़ पड़े। अमेरिकियों ने जर्मनों का पीछा किया, अंग्रेज़ों ने भी पीछा किया, लेकिन उनके पास ऐसी कोई स्कूल नहीं थी। यानी जेपेलिन कंपनी ने जेपेलिन को 1900 के आसपास, मुझे लगता है 2 या 3 साल में व्यवस्थित किया। उन्होंने उन्हें बनाया। अगर LZ-127 का नंबर लें तो इसका मतलब है कि इससे पहले 126 यंत्र बनाए गए थे, जो विशाल अनुभव था, और निश्चित रूप से वहाँ बहुत कुछ अनुभव के माध्यम से हासिल किया गया था। और जब लोग कहने के लिए दौड़ने का फैसला करते हैं और पूर्ण गणनाओं के तरीके नहीं थे और उन्होंने शून्य से प्रयास किया, यंत्रों को बेहतर बनाने की कोशिश में निश्चित रूप से कुछ गलतियाँ की। क्या आप सोचते हैं कि सब कुछ एक ही समय में हुआ? क्योंकि वे सभी एक साथ उड़ान पर निकले। और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी जेपेलिन R100 की मृत्यु इतनी भयानक नहीं होती अगर वहाँ हाइड्रोजन के बजाय हीलियम होता। फिर इसे अधिक वजनदार बना दिया गया। लेकिन चलिए, हम अब इन जेपेलिन की तकनीकी विवरणों में नहीं जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैं मानता हूँ, कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है। सभी ने समझा कि युद्ध नज़दीक आ रहा है और जेपेलिन वास्तव में शांति के समय का परिवहन है। युद्ध के लिए यह लगभग बेकार है। क्यों? बहुत बड़े, बहुत धीमे, बहुत हल्के लक्ष्य। इसलिए पहली विश्व युद्ध के वर्षों में जर्मनों ने सक्रिय रूप से इंग्लैंड पर बमबारी करने की कोशिश की, और वहाँ कहने के लिए इन बमबारी के प्रयासों की सफलताएं जो प्रयास किए गए थे उनकी तुलना में काफ़ी संदिग्ध हैं। लेकिन वायु रक्षा के विकास के साथ ये यंत्र बस बेकार हो गए और सभी शक्तियाँ लड़ाकू विमानन के निर्माण पर केंद्रित थीं।
यहाँ तक कि यह प्रसिद्ध LZ-127 ग्राफ जेपेलिन, जिसने 3 बार पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरी, जिसने 130 बार अटलांटिक को पार किया, उसे बस तोड़ दिया गया। हालांकि वह 1940 में और आगे उड़ सकता था और बस ड्यूराल्यूमिन की आवश्यकता थी। लड़ाकू विमानों के लिए ड्यूराल्यूमिन की कमी थी, इसे तोड़ दिया गया और यह पूरा ड्यूराल्यूमिन लड़ाकू विमानन के निर्माण में चला गया। और युद्ध के बाद यात्री विमानन ने वास्तव में ऐसी ऊंचाइयों, दूरियों, गति को प्राप्त कर लिया कि जेपेलिन के बारे में फिर से सोचा जाने लगा। यानी युद्ध के बाद जेपेलिन के कार्यक्रम वास्तव में थे और द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में बहुत दिलचस्प परियोजनाएं वास्तव में थीं। मैं उनके बारे में भी वास्तव में बता सकता हूँ। बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं कि अमेरिकियों ने अपने जेपेलिन का उपयोग किया, जिन्हें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में बनाया पनडुब्बी रक्षा के लिए। यानी वे कारवां जो अटलांटिक के पार जा रहे थे, जिन्हें जेपेलिनों द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी, वे जर्मन पनडुब्बियों के हमलों से लगभग सुरक्षित रहे। जेपेलिन पनडुब्बियों का पता लगाने, उनके निर्देशांक भेजने के लिए एक साधन के रूप में, ताकि कुछ लड़ाकू जहाज़ जो कारवां की रक्षा कर रहे थे इन पनडुब्बियों को भगा सकें। वे बहुत सफल साबित हुए और कई जेपेलिन बनाए गए। वे अटलांटिक के ऊपर उड़ते रहे। वे युद्ध के बाद उड़ते रहे। आखिरी जेपेलिन जिसे अमेरिकियों ने नौसेना से हटा दिया, वह वास्तव में 1962 का था। ये सबसे बड़े नरम ढांचे के जेपेलिन थे। यह LZ-3V था, अगर मैं सभी संकेतन को सही ढंग से याद कर रहा हूँ। यह नरम ढांचे का सबसे बड़ा जेपेलिन था, जिसका आकार लगभग 42,000 घन मीटर था। मुलायम ढांचा का क्या मतलब है? आइए इस पर और बात करते हैं। जेपेलिन के संभावित प्रकार नरम, अर्ध कठोर और कठोर। यानी नरम जेपेलिन वे होते हैं जिनका आवरण एक गुब्बारे की तरह होता है। ये कुछ सामग्रियों से बना होता है। अंदर हीलियम होता है, अंदर एक बैलोनट होता है, जैसे एक गुब्बारा। हाँ, यानी आकार आंतरिक दबाव के कारण बनाए रखा जाता है। पहले के सामग्री जिन्होंने ऐसे जेपेलिन बनाने की अनुमति दी, वे वास्तव में कपास के आधार पर थे। ये वास्तव में कपास की धागे थे और कोटिंग प्राकृतिक रबर से बनी थी, यानी रबर की। सामग्री वास्तव में काफ़ी अधूरी थी। चूंकि हम सामग्रियों की ओर बढ़ रहे हैं, आइए हम थोड़ी बात करते हैं वस्त्र संबंधी शब्दावली के बारे में। यानी आधुनिक रूप में वस्त्र सामग्रियों की ताकत को ऐसे मापों में दर्शाया जाता है जैसे सेंटीन्यूटन प्रति डेसीटेक्स। सेंटीन्यूटन क्या है? सेंटीन्यूटन यह न्यूटन का 100वां हिस्सा है। टेक्स को उस धागे के लिए कहा जाता है जिसकी मोटाई ऐसी होती है कि 1 किमी की लंबाई में इसका वज़न 1 ग्राम होता है। और डेसीटेक्स यह वह धागा है जिसकी मोटाई और भी कम, हाँ, कि 10 किमी की लंबाई में इसका वज़न 1 ग्राम होता है। इसीलिए इसका मतलब है यहाँ उनके धागे हैं। आइए हम आधुनिक धागों की ताकतों की एक रेखा बनाते हैं, सबसे पहले से लेकर सबसे आधुनिक तक, जिन्हें हम वायु परिवहन तकनीक में लागू कर सकते हैं। यदि हम कपास के धागों को लें, यहाँ तक कि सबसे अच्छे लंबे रेशेदार कपास की किस्मों से धागे की ताकत लगभग में 3.5 सेंटीन्यूटन प्रति डेसीटेक्स होती है। जैसे ऐसे 3.5। इसका मतलब है यह प्राकृतिक रेशों में सबसे अच्छा है। यानी ये वेस्कोजा नहीं है, शायद रेशम बेहतर है, लेकिन रेशम महंगा है। यानी फिर भी जेपेलिन में कपास के कपड़े का आधार था। युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कैप्रोन का आगमन हुआ। कैप्रोन की ताकत लगभग 6-7 सेंटीन्यूटन प्रति डेसीटेक्स होती है। 2 गुना मजबूत होते हैं। 2 गुना, हाँ। लगभग 50 के दशक में, मुझे ठीक से याद नहीं है, 50 के दशक, शायद 60 के दशक की शुरुआत में ये पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर था। हमारे पास इसे लवसान के नाम से जाना जाता है। लवसान, हाँ, ये पॉलिएस्टर फाइबर है। लवसान, हम इसे कहाँ देख सकते हैं? कपड़ों में। आज भी कपड़ों में लवसान के कपड़ों का बहुत उपयोग किया जाता है। कोई जैकेट जैसे पानी से बचाने वाली, कुछ ऐसा? साधारण जैकेट, बस बहुत मजबूत कपड़ा। इसका मतलब है लवसान या पॉलिएस्टर ये लगभग 10-12 सेंटीन्यूटन प्रति डेसीटेक्स है। लगभग 70 के दशक में उच्च शक्ति वाले फाइबर आए जो तुरंत बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में उपयोग किए गए, जिन्हें सभी केवलर के नाम से जानते हैं। केवलर लगभग 22 सेंटीन्यूटन पर 20 डेसीटेक्स है। क्या इसका मतलब ये है कि जेपेलिन को वास्तव में सशर्त आग्नेयास्त्रों से नहीं भेदा जा सकता था? खैर, फिर भी वहाँ एक परत है। फिर भी बुलेट प्रूफ वेस्ट में ये संभव है। हाँ, संभव है।
बुलेट प्रूफ वेस्ट में केवलर की बहुत सारी परतें होती हैं ताकि यह बुलेट प्रूफ हो सके। आमतौर पर टेक्सटाइल बेस में हवाई जहाज़ के कपड़े में यह एक परत है। और भी आधुनिक सामग्री है, फिर भी केवलर अच्छा है। वह मजबूत है, लेकिन वह झटका लोड को बहुत ख़राब तरीके से सहन करता है। अगर आप केवलर की धागे को बहुत तेज़ी से खींचते हैं तो यह कम प्रयास में ही टूट जाएगा, बजाय इसके कि आप इसे धीरे धीरे खींचें। और भी आधुनिक सिंथेटिक फाइबर आए। ये वेक्ट्रान ब्रांड के तहत है, जिसे हम अधिक जानते हैं। मैं रसायन के बारे में नहीं बताऊंगा, सामान्यतः वेक्ट्रान और वेक्ट्रान। ये लगभग 23 सेंटीमीटर प्रति डेसीटेक्स है। और वेक्ट्रान इतना सफल साबित हुआ, सबसे पहले ये पॉलीमर सामग्री के साथ बहुत अच्छी चिपकन बनाता है। चिपकन क्या है? यह बंधनशीलता है। यानी हम टेक्सटाइल बेस पर पॉलीमर सामग्री लगाते हैं, मुख्यतः यह पॉलीयूरेथेन है, और इस ऊपरी पॉलीयूरेथेन परत और वेक्ट्रान की ताकतवर परत के बीच का बंधन ऐसा है कि जब हम कपड़ों को वेल्ड करते हैं तो हमें 20-15 मिमी का ओवरलैप होना पर्याप्त है और हमें समान ताकत वाला सीम मिलता है। यानी हम इस सीम को लेते हैं, खींचते हैं, और यह सीम पर नहीं बल्कि मुख्य सामग्री पर टूटता है। यानी पॉलीयूरेथेन और वेक्ट्रान के बीच शानदार चिपकन के कारण 15-20 मिमी का ओवरलैप वेल्ड करना पर्याप्त है। लेकिन यह अभी वेक्ट्रान आधारित हवाई जहाज़ के सामग्रियों का सबसे उच्चतम स्तर है, लेकिन और भी मजबूत सिंथेटिक फाइबर हैं। उदाहरण के तौर पर जाइलॉन, ये लगभग 29 सेंटीन्यूटन्स प्रति डेसीटेक्स है। ये ताकत हमें क्या देती है? ये हमें बड़े और बड़े आकार के नरम गुब्बारे बनाने की क्षमता देता है। जैसे कि जितना बड़ा हम आकार बनाते हैं उतनी ही अधिक मजबूत हमें कपड़ा चाहिए। निश्चित रूप से हम इसे मोटे धागे, अधिक घने कपड़े, कई परतों के कपड़े का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे कपड़े का वज़न बढ़ता है, जबकि हम विशेष रूप से बहुत हल्का कपड़ा बना सकते हैं। यहाँ आधुनिक वेक्ट्रान सामग्रियों के बारे में बात की जा रही है, जहाँ ताकतवर परत वेक्ट्रान है और सिद्धांत रूप में हम लगभग 100,000 घन मीटर का नरम गुब्बारा बना सकते हैं। और हम उस पहले कपास की तरह हल्केपन की बात कर रहे हैं इन वजनहीन धागों के बारे में। हम उसी वजन की बात कर रहे हैं, केवल ये बहुत अधिक मजबूत और टिकाऊ होगा। यह और भी हल्का होगा। उदाहरण के लिए ये अमेरिकी गुब्बारे जो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद उड़ान भरते थे, जिन्हें उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया, वहाँ फिर भी नायलॉन था। और कपड़ा जो इस बड़े गुब्बारे के मुख्य ढांचे का था, जिसका आकार 30,000 घन मीटर था, उसका वज़न लगभग 800 ग्राम प्रति वर्ग मीटर था। अब वेक्ट्रान आधारित ऐसा कपड़ा बनाया जा सकता है लगभग समान ताकत के साथ, बल्कि अधिक 300 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। तो यह सभी सामग्रियों में प्रगति है। ये वास्तव में विशाल है। इसलिए आधुनिक सामग्रियों पर ये गुब्बारे वास्तव में बहुत बेहतर, बहुत अधिक विश्वसनीय और वास्तव में बहुत अधिक उन्नत होने चाहिए। नरम गुब्बारे की अकीलीस की कमजोरी क्या है? खतरा क्या है? ये है कि हमें लगातार अंदर के दबाव पर नज़र रखनी चाहिए। उड़ान में यह स्पष्ट है कि हम उड़ान में लगातार निगरानी रखते हैं, लेकिन जब वह पहुंचता है तो वह मस्तूल पर खड़ा होता है। यहाँ तक कि मस्तूल पर जब हम गुब्बारे को पूरी तरह से बिना बिजली के कर देते हैं, तब भी हमें निगरानी रखनी होती है। हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर की परत में दबाव हो, आंतरिक दबाव गायब न हो, अन्यथा यह गुब्बारा शायद तुरंत एक मजबूत हवा के झोंके से नष्ट हो जाएगा। और यह किस प्रकार नष्ट होगा, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, अगर हमारे पास एकदम चिकनी परत है जिसमें आवश्यक आंतरिक दबाव है, जो सुरक्षित है और आवश्यक सीमाओं में बनाए रखा गया है, तो प्रतिरोध, मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, ऐसी परत का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जैसे ही दबाव गायब होता है और नाक के हिस्से में बहने वाली धारा के कारण एक चम्मच जैसा आकार बनता है, यानी एक डेंट, तो ऐसे गुब्बारे का वायुगतिकीय प्रतिरोध 10 गुना से अधिक बढ़ जाता है। यहाँ दृश्य रूप में क्या होता है? दृश्य रूप में वह उड़ जाएगा, उसे काट दिया जाएगा और वह उड़ जाएगा। इसका मतलब है कि वह नियंत्रण खो देगा। क्या उड़ा दिया जाएगा? इसलिए किसी भी स्थिति में नहीं होने देना चाहिए कि ऐसा गुब्बारा आंतरिक दबाव खो दे। इस दबाव पर नज़र रखना आवश्यक है, यानी जब तक वह मस्तूल पर खड़ा है इसे लगातार ट्रैक किया जाता है। लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व का अधिकार है ना? हाँ, निश्चित रूप से है। वास्तव में सभी आधुनिक गुब्बारे जो उड़ते हैं, जैसे स्काईशिप, सिपेलिन NT, जर्मन WDL, क्या किसी को इस विशेषता परेशानी होती है?
तो क्योंकि वे उड़ते हैं, वे उड़ान भरते हैं, अपनी विज्ञापन या शूटिंग करते हैं या यात्रियों को ले जाते हैं, जैसे सिपेलिन एंटी बोडेन झील के ऊपर करता है और फिर डॉक करते हैं। बस इसके लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। हम नरम गुब्बारे के बारे में और नहीं बता पाए। अर्ध रिजिडोस गुब्बारे क्यों आए? अर्ध रिजिडोस गुब्बारे एक प्रकार का समझौता था, क्योंकि कठोर गुब्बारा बनाना बहुत श्रमसाध्य होता है और ताकत कहें तो कपास की धागों की अनुमति प्रदान नहीं देती थी कि बड़े आकार के नरम गुब्बारे कपास से बनाए जा सकें। और तब उम्बर्टो नोबिले ने इस अर्ध रिजिडोस गुब्बारे की योजना का प्रस्ताव रखा, जिसके नीचे एक बड़ी विकसित कील वाली बीम थी, जो सभी केंद्रित भारों से सभी लोड को बहुत सावधानी से एक बहुत मजबूत आवरण पर स्थानांतरित करने की अनुमति देती थी, जैसे कि। और इस वजह से कि कील वाली बीम कठोरता जोड़ती थी और इसलिए ऐसे गुब्बारे के अंदर कहें बहुत कम दबाव बनाए रखना संभव था, जिसे कपास के कपड़े का भी आसानी से सहन कर सकती थी। ये गुब्बारे उम्बर्टो नोबिले के, चाहे इटली हो या फिर नॉर्वे हो या फिर सोवियत संघ का V6, और वे लगभग 1805,000 घन मीटर के थे, यानी लगभग 110-120 मीटर, लगभग 115 मीटर लंबाई में के आसपास। और इस दौरान जो दबाव उन्होंने उड़ान के दौरान इस गुब्बारे के अंदर बनाए रखा, वह लगभग 5 मिलीमीटर पानी के स्तंभ के बराबर था। आप सोच सकते हैं, आपके पास एक घुमावदार कांच की ट्यूब है जिसमें आपने रंगीन पानी डाला है। ट्यूब के एक सिरे को आवरण से जोड़ा गया है और दूसरा सिरा बस वातावरण में खुला है, और इस तरफ और उस तरफ के स्तर के बीच का अंतर केवल 5 मिलीमीटर होगा। क्या तुमने तो नरम गुब्बारों के बारे में सोचा है? यहाँ आधुनिक जेपेलिन हैं। मैंने जेपेलिन AU-30 के साथ बहुत काम किया है, जिन्हें हमने आविष्कार केंद्र और गमू में बनाया था। हमारे पास कहने के लिए वह दबाव का दायरा था जिसे हम आवरण में बनाए रखते थे, यानी वह दबाव जब हमारे पंखे निश्चित रूप से चालू होते थे और वह दबाव जब हमारे वॉल्व निश्चित रूप से खुलते थे, यानी इससे कम नहीं। पंखों के चालू होने के दबाव से लेकर वॉल्व के खुलने के दबाव तक यह लगभग 45 से 60 मिमी था, यानी 10 गुना से अधिक। और इसके कारण और आधुनिक सामग्रियों के उपयोग के कारण हमारे पास U-30 पर पॉलिएस्टर आधार था और जेपेलिन सामान्यतः उड़ान भरता था। हमने यह दबाव बनाए रखा। हमारे पास 2 पंखे थे, 4 वॉल्व थे और बैलोनेट्स थे। बहुत से लोग पूछते हैं बैलोनेट्स क्या हैं और ये जेपेलिन में नरम योजना में क्यों आवश्यक हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यानी गैस का मात्रा लगातार सांस लेता है। अगर हवा का तापमान थोड़ा बढ़ता है, सूरज निकलता है, हीलियम फैलता है। अगर सूरज बादलों के पीछे चला जाता है तो हीलियम संकुचित हो जाता है। अगर हम थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव थोड़ा कम हो जाता है, फिर से हीलियम फैलता है। यह स्थिरीकरण करने वाला है। यह कहने के लिए यह वास्तव में इस दबाव को आवरण में बहुत संकीर्ण सीमाओं में बनाए रखने की संभावना है। जैसे ही हम किसी कारणवश ऊपर उठते हैं या गैस का तापमान अधिक बढ़ता है, गैस फैलती है। हमारे पास आवरण के अंदर वायु गुहाएं हैं, यानी वहाँ एक झिल्ली है जो आवरण के अंदर गैस की गुहा को वायु से अलग करती है, और हम हवा छोड़कर आवरण के अंदर दबाव बनाए रख सकते हैं। और जब हम इसके विपरीत नीचे उतरते हैं या जब गैस का तापमान गिरता है, ताकि हमारा आंतरिक दबाव न खो जाए, हमें आवरण में दबाव सही तरीके से बढ़ाना चाहिए। हम पंखे सही समय पर चालू करते हैं। और किसी भी नरम जेपेलिन की एक मुख्य प्रणाली वायु गैस प्रणाली है, यानी एक प्रणाली जो सेंसर की मदद से स्वचालित रूप से आवरण में दबाव की निगरानी करती है और सबसे पहले संकेत देती है पायलट को यह बताने के लिए कि उसके पास कम दबाव है, उसके पास उच्च दबाव है, और स्वचालित रूप से पंखा चालू करता है, स्वचालित रूप से वॉल्व खोलता है, ताकि यह दबाव आवश्यक सीमाओं में बनाए रखा जा सके। अर्ध कठोर जेपेलिन में लगभग वही होता है, लेकिन वहाँ कम दबाव के कारण यह करना थोड़ा आसान हो जाता है, और कठोर जेपेलिन में इसकी आवश्यकता नहीं होती, विशेष रूप से शायद आधुनिक कठोर जेपेलिन में, जहाँ एक संयुक्त प्रणाली होगी, यानी
मजबूती कठोर ढांचे और दबाव से बनाई जाएगी, जबकि क्लासिक जेपेलिन में जहां मजबूती केवल ढांचे द्वारा सुनिश्चित की गई थी, वहां बस गैस के थैले थे जो अपनी ज़िंदगी जीते थे। यानी हम ऊपर उठते हैं, वे फैलते हैं, हम नीचे जाते हैं, वे संकुचित होते हैं, और अंदर के दबाव पर नज़र रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो कठोर जेपेलिन वास्तव में किस चीज़ से बनाए जाते हैं, कौन सी सामग्री? तो अगर हम क्लासिक जेपेलिन की बात करें तो यह निश्चित रूप से प्रसिद्ध डिरूलियम की खोज है। यानी 30 के दशक में इसे कंचुगोलियम कहा जाता था। यानी जब यह समझा गया कि अगर वास्तव में मिश्रण करने, सचमुच मिश्रण करने, ऐसे योजक जोड़ने की संभावना है जो सामग्री के गुणों में सुधार करते हैं, अगर एल्यूमिनियम में थोड़ा जस्ता और थोड़ा तांबा मिलाया जाए तो एक मिश्र धातु बनती है जो एल्यूमिनियम के समान हल्की रहती है, लेकिन कहने के लिए इसकी मजबूती अब स्टील की मजबूती के करीब होती है। और समकालीन विमानन पूरी तरह से इन ड्यूराल्यूमिन मिश्र धातुओं पर आधारित है। सभी आधुनिक विमानों में हाल के समय में यह सब प्लास्टिक सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन फाइबर, यह पहले ग्लास फाइबर है और फिर कार्बन फाइबर, यह और भी उन्नत सामग्री है। लेकिन चलिए कल्पना करते हैं कि ड्यूराल्यूमिन की घनत्व एल्यूमिनियम के समान लगभग 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो कार्बन फाइबर की घनत्व कहीं, ठीक है, प्रकार के अनुसार लगभग 1.4-1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये 2 गुना हल्का है। इस पर अगर ड्यूरेलियम की मजबूती लगभग 350 मेगापास्कल है तो कार्बन फाइबर की मजबूती 1000 मेगापास्कल से अधिक हो सकती है, 4 गुना मजबूत। ये वास्तव में काफ़ी दिलचस्प है। तो अगर आधुनिक जेपेलिन को कार्बन फाइबर से बनाया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना हल्का हो सकता है। हम कितनी अधिक चीज़ों के लिए जगह बना सकते हैं। हम इसे बहुत अधिक मजबूत बना सकते हैं ढांचे के कारण कि हमारे पास वज़न के लिए एक बड़ा मार्जिन है। क्या चयन का प्रभाव पड़ता है? क्या सामग्री का अंतिम लागत पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव डालता है, लेकिन कहें तो मैं वास्तव में सोचता हूं कि विमानन संरचनाओं के लिए सामग्री की लागत फिर भी प्रतिशत में होती है। पहली लेख नहीं है। कहीं प्रतिशत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम की तीव्रता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, यानी यह कितना श्रम गहन है। फिर भी बड़े विमानन संरचनाएं वे थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती हैं, यानी बड़े आकार की विशेष मैट्रिक्स बनाई जाती हैं और वहाँ परत दर परत रखी जाती है। और क्यों ये होता है कि कार्बन फाइबर संरचनाएं वास्तव में बहुत महंगी होती है? क्योंकि उपकरण वास्तव में अत्यधिक महंगे होते हैं। अगर हम जेपेलिन की बात करें तो नए जेपेलिन या नए एयरशिप को कठोर ढांचे के साथ पूरी तरह से अलग तकनीक से बनाया जाएगा। पाइप होंगे, ये कार्बन फाइबर के पाइप होंगे। यानी कार्बन फाइबर पाइप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह एक मोल्ड है और आप बस कपड़े को रोल में लपेटते हैं, फिर उसे बेक करते हैं और आपको एक बहुत हल्का, बहुत मजबूत सामग्री मिलता है। आपके पास इन पाइपों की बहुत बड़ी विविधता हो सकती है, विभिन्न व्यास, विभिन्न मोटाई के। आप हर विशेष स्थान पर उस आकार की पाइप को वास्तव में अत्यधिक सटीकता से लागू कर सकते हैं जो वहाँ आवश्यक है, और फिर इन पाइपों से स्पेस फ्रेम संरचनाएं बनाना शुरू कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कनेक्टिंग तत्वों का उपयोग करते हुए। यह वास्तव में कुछ भी जटिल नहीं है। इससे अधिक तकनीकी रूप से सरल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं मानता हूं कि कार्बन फाइबर पाइपों से एक एयरशिप का ढांचा बनाना संभव है। इसके लिए काम करना होगा ताकि ये कनेक्टिंग जॉइंट्स विश्वसनीय हों, ताकि संरचना को सही तरीके से गणना किया जा सके, ताकि इसे बहुत समझदारी से लागू किया जा सके, न तो अधिक भारी किया जाए और साथ ही इसे सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन श्रम की तीव्रता और वज़न की दक्षता के मामले में ऐसा ढांचा जैसे जेपेलिन के 1930 के दशक में बनाए गए ढांचे से कहीं बेहतर होगा। आप कहते हैं ये किया जाएगा, लेकिन वैश्विक बाजार में कोई ऐसा नहीं करता। अब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे एयरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्गेई ब्रिन, जो गूगल के संस्थापकों और मालिकों में से एक हैं, ये नहीं बताते कि वह ऐसे एयरशिप पर काम कर रहे हैं। यानी यह एलिंग में है, इसे बनाया जा रहा है। यह अभी दुर्भाग्यवश उड़ान नहीं भर सका क्योंकि वे इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्य चल रहे हैं। मुझे ये आपके कूला खेल दिलचस्प लगते हैं। आप जानते हैं, आप सभी प्रतिस्पर्धियों को चेहरे से जानते हैं। आप उनके बारे में कैसे जानते हैं? तो ये वास्तव में तोहफे की तरह है, कोई ना कोई कुछ लाता है।
संक्षेप में किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम में सब कुछ सभी की तरह है। हाँ बिल्कुल। और जो लोग एक ही कहने के लिए एक ही प्लेट में एक ही बर्तन में पकते हैं, वे सभी एक दूसरे के बारे में लगभग जानते हैं, अधिक या कम। तो रूस के प्रतिस्पर्धियों के बारे में बताएं और कौन और काम कर रहा है। चलिए हम इस जानकारी से शुरू करते हैं। 6 महीने पहले राष्ट्रपति ने एयरशिप 2 का आदेश जारी किया। यह आदेश कैसा था, लेकिन इसके बाद सभी सक्रिय हो गए। नोवोसिबिर्स्क में एक फोरम हुआ, इंजीनियर इकट्ठा हुए, वर्तमान बाजार पर चर्चा की। यहाँ फिर से ये सारी कहानी वास्तव में शुरू हो गई है। अब क्राउड इन्वेस्टिंग को भी जोड़ा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सभी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस फोरम में नोवोसिबिर्स्क में वास्तव में नहीं था। कहने के लिए सचमुच रुचि है, क्योंकि सभी समझते हैं कि एयरशिप की अपनी एक जगह है। ये विमान नहीं है, ये हेलीकॉप्टर नहीं है। यानी मान लीजिए एयरशिप कभी भी विमान की तरह तेज़ी से नहीं उड़ सकेगी, ये सभी अच्छी तरह समझते हैं। एयरशिप कभी भी हेलीकॉप्टर की तरह इतनी छोटी जगह पर नहीं उतर सकेगी, केवल अपने आकार के कारण। यह भी सभी भली भांति समझते हैं, लेकिन यह विमान और हेलीकॉप्टर को उड़ान की अवधि में पार कर सकता है। मान लीजिए न तो विमान और न ही हेलीकॉप्टर 5-7 दिन तक हवा में रह सकते हैं। एयरशिप ऐसा कर सकती है। आधुनिक ड्रोन तकनीक के विकास के साथ कहने के लिए तेज़ी से उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए। तो मैं मानता हूँ, ये मेरी दृढ़ राय है कि सभी परिवहन विमानन को वास्तव में बिना पायलट के होना चाहिए। क्यों, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एयरशिप 120, 130, 150 लेकिन 180 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ती है। और आप सोचिए, अगर आपको 3, 4, 5 हज़ार किलोमीटर उड़ान भरनी है, तो इसका मतलब है कि आप कई दिनों के लिए उड़ान में रहेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास बोर्ड पर कुछ क्रू की शिफ्ट होनी चाहिए, यानी कोई पायलटिंग कर रहा है, कोई विमान को नियंत्रित कर रहा है और कोई इस समय आराम कर रहा है। इसका मतलब है केबिन की आवश्यकता है, आपूर्ति, सुविधा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को वेतन देना है, और पायलटों का वेतन वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं है। इसलिए आर्थिक रूप से लाभदायक होंगे ऐसे ड्रोन जेपेलिन जो आकार और मात्रा में समान हैं, लेकिन जो बिना लोगों के उड़ते हैं, जिसे बस एक ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब है, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन जमीन पर एक ऑपरेटर द्वारा निगरानी की जाती है। और ऐसे जेपेलिन, हाँ, वे सबसे पहले तुरंत इस उपकरण के टेक ऑफ वजन में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं और वाणिज्यिक लोड का हिस्सा भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बात है, आपको बोर्ड पर लोगों की आवश्यकता है, वहाँ सुरक्षा, सिस्टम के डुप्लीकेशन, ऊर्जा प्रतिष्ठानों आदि के लिए पूरी तरह से अलग आवश्यकताएं हैं। और दूसरी बात है, जब कहने का मतलब है आपने 60 टन का माल खो दिया, ये फिर भी मानव जीवन है, ये चीज़ें असंगत हैं। तो आप वास्तव में कुछ माल परिवहन ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही समय में यात्री उड़ानों के लिए वे 2 प्रकार के हो सकते हैं। वे वास्तव में मनोरंजन हो सकते हैं। यह पर्यटकों की सवारी है, जैसे कि जेपेलिन नीति बोडेन झील के ऊपर क्या कर रहा है, यानी सुंदर स्थान, हवाई पर्यटन के लिए अद्वितीय सुंदर दृश्य। न तो कोई विमान और न ही हेलीकॉप्टर उस स्तर की सुरक्षा और आराम प्रदान कर सकता है जो जेपेलिन देता है। वाह भावनाएं। हाँ, और वाह भावनाएं। लेकिन विमान तो ऊंचाई पर उड़ता है, तेज, वहां कुछ देख सकते हैं। हाँ। और यहाँ शायद वहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट थे, यहाँ तक कि गोंडोला के हिस्से में कांच का फर्श बनाने का विचार था ताकि लोग चल सकें। ये सामान्य व्यक्ति के लिए कितना आकर्षक हो सकता है। हमारे पास तो अब विमानों की कीमतों के साथ सब कुछ बहुत दुखद है, और यह कितना सुलभ हो सकता है। पर्यटन की सवारी ये तब सुलभ हो सकता है जब यह बड़े पैमाने पर हो। जब तक यह सब छोटे धाराओं और व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, ये काफ़ी महंगा है। यहाँ जेपेलिन इंटी कंपनी के 1 घंटे की उड़ान के लिए भी 400 यूरो, मेरी राय में। तो 40,000 ये औसत सांख्यिकीय निवासी है। लाइन लगी हुई, लेकिन वहां दुनिया भर से लोग आते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। हाँ। तो अगर यह बड़े पैमाने पर होगा तो टिकट की कीमत 10 गुना कम की जा सकती है, यानी श्रृंखला उत्पादन
यह वास्तव में बस विशाल, जो कुछ भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से निर्मित होता है वह इसकी लागत में विशाल कमी लाता है, और साथ ही जेपेलिन यात्री परिवहन में भी मांग में हो सकते हैं, विशेषकर छोटे मार्गों पर। देखिए, मान लीजिए 400 किलोमीटर से कम की दूरी पर हवाई मार्ग स्थापित करना भी खास नहीं होता। तो 400 किलोमीटर, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र के हिसाब से सब कुछ ठीक है। और मान लीजिए 200 किलोमीटर। मुझे पूछा गया, क्या तुला मॉस्को के लिए जेपेलिन पर एक लाइन बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई जा सकती है। मैं आपके पास जेपेलिन पर आऊँगा। तो हम बस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए कई जगहें हैं जहां जेपेलिन प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। ताल्लिन और हेलसिंकी के बीच की दूरी 90 किमी है, लेकिन वे फिनिश खाड़ी से अलग हैं और फेरी 4 घंटे लगाती है। और अगर कार से? तो आप पावड़ या कार से जाते हैं। वहां तो कोई पुल नहीं है, कोई विकल्प नहीं। नहीं, आप कैसे सोचते हैं? 90 किमी के ऐसे पुल अभी तक नहीं बने हैं। तो हमारे पास या तो तुम तैरते हो या तुम उड़ते हो। उड़ते हो 90 किलोमीटर? हवाई जहाज में तुम्हें 90 किलोमीटर कोई नहीं ले जाएगा। नहीं, यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है, वह ऊंचाई भी नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि 90 किलोमीटर की लाइनें हैं, लेकिन इसे सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, यानी ऐसी लाइन का कोई वाणिज्यिक उपयोग नहीं। नहीं, अगर तुम्हारे पास व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर है। हाँ, और लगभग 90 किलोमीटर पर एक यात्री लाइन बनाने के लिए जेपेलिन का उपयोग किया जा सकता है, और दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं। ठीक है, एक जेपेलिन को उठने, उड़ने और उतरने में लगभग कितना समय लगेगा? पहले, ऊंचा उठने नहीं है। जेपेलिन की उड़ान की सही ऊंचाई लगभग 500 मीटर है, यानी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें कितना समय लगेगा? यहाँ 90 किलोमीटर है। ये जहाज 4 घंटे में चलता है। शायद 4 नहीं, शायद 3, गति के आधार पर। ठीक है, 3-4, 1 घंटे से कम। इसे ट्राम की तरह किया जा सकता है। ये हर घंटे आगे पीछे उड़ान भरेगा। ये विदेशी है। हम अब रूस में ऐसे ही स्थान खोजने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार हेलसिंकी का क्षेत्र 1 मिलियन से अधिक निवासियों का है। ताल्लिन का क्षेत्र आधे मिलियन से अधिक निवासियों का है, यानी और अगर वहाँ ट्राम की तरह आगे पीछे उड़ने की संभावना हो और लगभग उसी कीमत पर, तो मुझे लगता है कि यह लाइन बहुत मांग में होगी। लगभग उसी कीमत पर, शायद जल्दी नहीं। जल्दी नहीं। मान लीजिए बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कि मैन द्वीप, जो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच स्थित है। परियोजनाएं थीं, उन्होंने भी इंग्लैंड के साथ एक जेपेलिन लाइन बनाने की योजना बनाई, क्योंकि नाव से 4 घंटे चलना भी एक अनुभव है, खासकर जब तूफान आता है, जब ये हिलता है। नहीं, कोई श्रृंखलाबद्ध जेपेलिन नहीं था। सोचिए, गेय समुद्र, वहाँ कितने द्वीप हैं, कितने की आवश्यकता थी। इंडोनेशियाई द्वीप समूह, ऐसे स्थान, यहाँ तक कि मैं रूस में देखता हूँ। मैंने पिछले साल कार से केवल कारेलिया की यात्रा की और पेट्रोजावोड्स्क गया, और उस तरफ ओनेज झील के पार ओनेजिया के सभी हिस्से, ये लगभग कट गया है। पेट्रोजावोड्स्क पहुँचने के लिए या तो इस रॉकेट पर चलना होगा जो केवल गर्मियों में चलता है और सर्दियों में कोई संपर्क नहीं है, या ओनेज झील के चारों ओर कार से जाना होगा। अगर ऐसा जेपेलिन होता और हवाई अड्डे में एक बंदरगाह होता, तो ओनेज झील के पार सभी छोटे शहर अपनी कारेलिया की राजधानी से जुड़े होते। ऐसे स्थान भी बहुत हैं। ये अच्छा है कि हम रूस आए, क्योंकि जो यूरोप और अमेरिका में आज है कहने के लिए, वह बहुत दिलचस्प नहीं है। मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? अब हमारे पास विमानों के साथ एक तरह की समस्या है। अफवाहें हैं कि कोई घटक नहीं है, कोई योग्य लोग नहीं है, विमान खुद ही पुराने हो रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये सब महंगा हो रहा है, तकनीक की संख्या कम हो रही है, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण हम बड़े कंपनियों के साथ सहयोग नहीं कर सकते। जेपेलिनों के साथ ऐसी समस्या नहीं होगी। सबसे पहले, विमानों के साथ सब कुछ इतना बुरा नहीं है, क्योंकि परियोजनाएं चल रही हैं, और सभी जानते हैं कि MS-21 परियोजना है, और यह कंपनी यूज़गा, जिसने बहुत सारे परियोजनाएं विमान विकसित करने के लिए ली हैं, कहने के लिए, स्थानीय विमानन के लिए। टिकट अभी सस्ते नहीं हो रहे हैं। टिकट सस्ते नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये विमान नहीं है, और सुपरजेट सक्रिय रूप से निर्मित हो रहा है। लेकिन मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वे सब बताएं। मेरा सवाल यह है कि क्या रूस में केवल रूसी विशेषज्ञों, रूसी घटकों की मदद से जेपेलिन को शून्य से अंत तक बनाया जा सकता है?
यह संभव है और आवश्यक भी है। शायद सभी काम रूसी विशेषज्ञों की मदद से नहीं होंगे, लेकिन शायद सभी चीज़ें रूसी घटकों से नहीं होंगी, क्योंकि फिर भी अन्य देशों की मदद की आवश्यकता होगी। पहले स्थान पर शायद चीन की, क्योंकि कुछ, यहाँ तक कि वही एरोस्टेट सामग्री दुर्भाग्यवश अभी हमारे पास नहीं बनती और चीन में उन्हें खरीदा जा सकता है। तो ये सब किया जा सकता है और रूस में यह सब संभव है, क्योंकि रूस में आधुनिक एरोस्टेट सामग्री के उत्पादन की कोशिशें की गई थीं, लेकिन यह समस्या आई कि मांग बहुत छोटी है, वे आर्थिक रूप से भी टिक नहीं पाए। अगर सामान्य मांग होगी तो कहने के लिए इसके लिए किसी सुपर डुपर तकनीकों की आवश्यकता नहीं है। यह सब समझने योग्य तकनीकें हैं और ऐसी सामग्रियों का उत्पादन लोकप्रिय तरीके से किया जा सकता है। नए पीढ़ी के जेपेलिन के उन्नति और उत्पादन के संदर्भ में क्या हमारे पास सब कुछ करना थोड़ा संभव है? संभव है। आप योजना बना रहे हैं, आप कैसे देखते? शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि कहा जाता है, छोटे से, और कदम से कदम बढ़ाना चाहिए। मैं अभी हमारे योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये शायद एक विशेष अलग स्ट्रीम होगी, या ये सब कैसे व्यवस्थित होगा मैं अभी नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि ये एक पॉडकास्ट होगा, क्योंकि इस स्थिति में मेरी भागीदारी होगी। ये एक पॉडकास्ट होगा जब हम अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन हाँ, हम योजना बना रहे हैं। हम अब अपनी श्रृंखला के पहले जेपेलिन परियोजना पर काम कर रहे हैं और वहाँ यह अपेक्षित है कि लगभग सब कुछ स्वदेशी होगा। यदि पहले नमूनों में कुछ स्वदेशी नहीं होगा, क्योंकि हम समय सीमा में देरी नहीं करना चाहते, तो यह आयातित होगा, लेकिन सीरिया में यह निश्चित रूप से स्वदेशी होगा। यानी कुछ तत्वों को केवल गति के लिए शामिल किया जा सकता है ताकि गति बढ़ाई जा सके, लेकिन आगे हम सोचेंगे कि उन्हें स्वदेशी तत्वों से कैसे बदला जाए। हम जानेंगे कि इसे स्वदेशी विकल्पों से कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। आखिरकार जेपेलिन, एक तरफ ये कुछ नया है और दूसरी तरफ वहाँ ऐसी तकनीकें नहीं हैं जो हमारे पास न हों, क्योंकि खुद कपड़े और प्लास्टिक ये सब हमारे यहाँ उत्पादित होता है और इंजन भी। सारा सवाल यह है कि इसे सही अनुपात में जोड़ना होगा ताकि यह इस उपकरण के लिए अनुकूल हो। इसके लिए बस उत्पादन को व्यवस्थित करना होगा। क्या आप जानते हैं, वास्तव में मैं सोचता हूँ कि हर दूसरे औसत दर्शक के लिए जेपेलिन पर काम करना और उनका निर्माण हमारे देश और दुनिया में लगभग इस तरह से दिखता है। जेपेलिन का युग, सब कुछ खत्म हो गया और अचानक हम अब उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जेपेलिन पर काम करने की प्रक्रिया कैसी थी? आप इससे अपनी पूरी जिंदगी जुड़े हुए हैं। यह लगभग इस हद तक मांग में है, यानी वास्तव में राष्ट्रपति ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, सभी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, फिर अचानक कोई और हलचल शुरू हो जाती है जहां सभी का ध्यान और सभी संसाधन केंद्रित होते हैं और फिर जेपेलिन के बारे में सब भूल जाते हैं। यानी ये कुछ इस तरह से दिखता है, या ये एक योजनाबद्ध काम है जिसके कारण हम जेपेलिन के बारे में सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? खैर, बेहतर यह है कि यह एक योजनाबद्ध काम हो, ताकि यह किसी आदेश के हस्ताक्षर पर निर्भर न हो। हालांकि आदेश भी इसके प्रचार में बहुत मदद करते हैं। सोवियत संघ और रूस में वायु परिवहन का एक समृद्ध इतिहास है। दुर्भाग्यवश ये सामूहिक उत्पाद नहीं थे, ये एकल उत्पाद थे, इसलिए बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम सोवियत संघ से शुरू करते हैं, डोल्गो प्रुदनी डिज़ाइन ब्यूरो से। लगभग 1933 से मैंने जेपेलिन 2DP परियोजना पर काम किया, यानी लगभग 3 परियोजनाएं बनाई गईं। दुर्भाग्यवश जेपेलिन का निर्माण नहीं किया गया। क्यों? पैसे? नहीं, पैसे में नहीं। मैं तब एक युवा विशेषज्ञ था, मैं तब एक इंजीनियर था। शायद मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, हालांकि मैं पहले से ही इस परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। लेकिन तब मैं किसी हिस्से पर काम कर रहा था। मैं तब लॉर्ड्स पर काम कर रहा था, यानी मैं तब संस्थान से स्नातक होने के बाद गतिशीलता और वायुगतिकी विभाग में काम कर रहा था और लॉर्ड्स पर काम कर रहा था, यानी मैं लॉर्ड्स की गणना कर रहा था कि जेपेलिन को किस लोड पर डिज़ाइन करना चाहिए। मैं तब एक युवा विशेषज्ञ था, बस संस्थान से स्नातक हुआ था। 3 परियोजनाएं बनाई गईं, 3 परियोजनाओं के विकल्प।
क्यों नहीं बनाया गया मैं नहीं कह सकता। उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो तब उद्यम के प्रमुख थे। वास्तव में यह बहुत दिलचस्प है कि सब कुछ क्यों और किस क्षण रुक जाता है। यानी आपके लिए स्पष्ट है, काम खत्म नहीं होता, लेकिन हम आसमान में जेपेलिन नहीं देखते। किस कारण से? 90 के दशक के अंत में मेरे पास जानकारी है थर्मोप्लान, जिसके लिए सरकार ने $18 मिलियन भी आवंटित किए। मेरे इंजीनियरों ने सब कुछ सोचा, इसे उठाया, ये गिर गया, हाथ मिलाए और भाग गए। तो कहें कि हुलिगान नहीं होना चाहिए, यानी विमानन तकनीक ये गलतियों को माफ़ नहीं करती। वहाँ फिर से थर्मोप्लान के लिए मैंने परियोजना से कोई संबंध नहीं रखा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत रूप से एक विशेषज्ञ के रूप में पसंद नहीं आया वह यह है कि मुझे बहुत पसंद नहीं है जब लोग अनजान में कूदते हैं, जब वे बिना पर्याप्त आधार के कुछ नए रूपों का आविष्कार करते हैं और समय समय पर डिस्क के आकार के झेपेलिन के प्रोजेक्ट सामने आते हैं। मैं मानता हूं कि यह वास्तव में एक निराशाजनक रास्ता है, क्योंकि ये डिस्क के आकार की संरचनाएं वे बहुत वायुगतिकीय रूप से अस्थिर होती हैं। कोई भी कहें तो झोंका इसे पलट सकता है। इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा क्लासिक के पक्ष में हूँ, और अगर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले नहीं था तो हमें बहुत सावधानी से इस पर विचार करना चाहिए। यानी बड़े पैमाने पर अनुसंधान होना चाहिए और पहले इस थर्मोप्लान को छोटे आकार में बनाना चाहिए, इसे उड़ाना चाहिए, सभी समस्याओं को समझना चाहिए, बजाय इसके कि तुरंत इस विशाल झेपेलिन का निर्माण करें जिसे इन दर्जनों टन को उठाना था। खैर, कटलेट ने सचमुच मेरी जेब जला दी। इसने मेरी जेब जला दी। $18 मिलियन। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में जेब को जलाती थी, लेकिन यह सच है। यानी जो सोचा गया था वह निश्चित रूप से शानदार था, लेकिन बस लोग उस दिशा में गए जो अभी तक बहुत कम शोधित थी। ठीक है, लेकिन जैसे आप कहते हैं सिगार के आकार का रूप, ये पहले से ही शोधित है। आप इसके बारे में पहले ही लाखों बार जानते हैं। केवल पैसे इकट्ठा करना और इसे बनाना बाकी है। हम अभी तक आसमान में जेपेलिन क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं देखते उड़ान भरी? हालांकि आप कहते हैं अक्सर पैसे की समस्या नहीं होती। जेपेलिन उड़ान भरते थे। 90 के दशक में एरोस्टेटिका कंपनी के जेपेलिन उड़ान भरते थे। 2000 के दशक में आउटडोर एयरशिप सेंटर के जेपेलिन उड़ान भरते थे। ये पूरी तरह से रूसी प्रोजेक्ट हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा, क्यों? तो क्योंकि कहने के लिए एक जेपेलिन बनाने के लिए केवल जेपेलिन बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक पूरी उद्योग बनाना आवश्यक है। और इसके लिए ऐसे कार्यों की आवश्यकता है जो यहाँ तक कि सबसे प्रारंभिक चरणों में उन निवेशों को सही ठहराएंगे जो पूरी उद्योग के निर्माण में जा रहे हैं। क्या आपके पास ये समझ है कि इस लॉन्च को कैसे सही ठहराया जाए? तो इस जेपेलिन के लिए सबसे उच्च मार्जिन वाले उपयोगों की तलाश करनी होगी। जेपेलिन के लिए सबसे उच्च मार्जिन वाला उपयोग पर्यटन है, क्योंकि कोई भी माल या परिवहन करने वाला उतना नहीं चुकाएगा जितना एक पर्यटक 1 घंटे की उड़ान के लिए अपने जेब से खर्च करेगा। इसीलिए मेरे विचार में पहले जेपेलिन जो आना चाहिए वे पर्यटन के लिए होने चाहिए। फिर जैसे जैसे ये उद्योग विकसित होगा, जेपेलिन का उत्पादन श्रृंखला में जाएगा, कुछ सामूहिक उत्पादन होगा, तभी हमें यह सोचना होगा कि हम परिवहन पर जा रहे हैं। क्योंकि कहने के लिए अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें कि खनिजों को ले जाने और रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धी होने के लिए जेपेलिन कभी भी इतना सस्ता नहीं होगा कि यह आर्थिक रूप से सही ठहराया जा सके। कुछ माल जेपेलिन ले जा सकता है, विशेष रूप से यदि क्षेत्र कठिनाई से पहुंचने योग्य हो और वहां कहने के लिए लगभग कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। तो हाँ, वह कुछ अनोखी ऑपरेशनों को ले जा सकता है। बड़े अविभाज्य माल वे तो दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए आधुनिक पवन ऊर्जा इतनी विकसित हो रही है। आप जानते हैं कि अब सबसे शक्तिशाली पवन जनरेटर पर लगाए जाने वाले इन ब्लेड का आकार 100 मीटर से अधिक है, और फैक्ट्री से इस ब्लेड को कहने के लिए उस जगह पर ले जाना जहां ऑटो ट्रेन इकट्ठा की जाएगी। हाँ, परिवहन में समस्याएं हैं और पहाड़ी क्षेत्र में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में कृपया इसे ले जाएं। ये समुद्र में रखने पर बहुत आसान है। अब किसी कारण से समुद्र विकसित हो रहा है, क्योंकि जहाज़ पर आप कुछ भी ले जा सकते हैं।
मुझे समुद्री परिवहन से क्या नफरत है, ये पानी को प्रदूषित करता है। समुद्री परिवहन पानी को प्रदूषित करता। अगर हम वास्तव में बड़े की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि किसी इलेक्ट्रिक नाव मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को नाव या बोट पर लगाया जा सकता है, लेकिन किसी मालवाहक पर नहीं। चलो हम बात करते हैं, वह पानी को कैसे प्रदूषित करता है? डीजल इंजन के धुएं से, या इस बात से कि वह किनारे से कुछ बहा रहा है? दोनों से। तो ये जीवन गतिविधियों के उत्पादों को बहाता है और इसे किसी तरह से निपटाना चाहिए। अगर उन्हें यह मांग लगाई जाए कि बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, कि यह सब हवाई अड्डे पर किसी तरह से बहाया जाए और इसे स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि यह बहाना नहीं होगा। और डीजल इंजनों के लिए बस डीजल इंजनों पर आवश्यकताएं कहने के लिए जो शहरों में हैं वे एक हैं, और जो समुद्री जहाज़ों पर हैं वे दूसरी हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, शहर नहीं है लेकिन धुआं होगा। अगर कानूनन गंदे डीजल इंजनों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और जहाज़ों पर डीजल ईंधन की आवश्यकताओं को बढ़ाया जाए, तो हाँ, यह समुद्री परिवहन को महंगा करेगा, लेकिन यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा। लेकिन मुझे ऐसा वास्तव में लगता है कि इस दिशा में एयरशिप की मांग हो सकती है, इनका स्थानापन्न बनाना। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग दिशा से आना होगा। देखिए, अब दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, महाद्वीपों और देशों के बीच इतना बड़ा ट्रैफिक है कि बंदरगाहों में समस्या उठती है। कोई जहाज आया, उसने अटलांटिक को 4-5-6 दिनों में पार किया और फिर 2 हफ्ते तक खड़ा रहता है, अपने पोर्ट में प्रवेश करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता है। और कुछ सामान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, वे इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए यह महत्वपूर्ण है, वे इंतज़ार नहीं कर सकते, या वे जल्दी ख़राब होने वाले हैं, जैसे कुछ केले, टमाटर। और वह 2 हफ्ते क्यों खड़ा है? पोर्ट ओवरलोडेड है। कतार। वर्तमान में पोर्ट की कतार समुद्री परिवहन का संकीर्ण स्थान है, इसलिए बंदरगाहों की अवसंरचना में विशाल निवेश हो रहे हैं, नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में झलड़मरू मध्य और बंदरगाह संकीर्ण स्थान हैं, क्योंकि परिवहन का बहुत बड़ा मात्रा है और सभी वहीं टकराते हैं। अब अगर आप किसी युद्ध के कारण सूडान नहर को बंद करने की कोशिश करें, तो वैश्विक व्यापार में पूरी तरह से संकट होगा। अगर जहाज़ों के लिए खड़े होने में इतनी कठिनाई है, तो क्या एयरशिप के लिए खड़े होने में भी कठिनाई नहीं होगी? और एयरशिप तट से बंधा नहीं है, क्योंकि समझिए, जहाज़ कहीं भी नहीं आ सकता, उसे पोर्ट में आना चाहिए और पोर्ट में उचित अवसंरचना होनी चाहिए, लेकिन एयरशिप उस बिंदु पर जा सकती है जहां वह उतार सकती है। ये बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक खाली जगह जो किसी के द्वारा नहीं भरी गई हो। सीधे किसी कारखाने में जो इस सामान का ग्राहक बन गया है, यह स्पष्ट है। लेकिन अगर ये कोई अन्य देश है, तो वहां कुछ सीमा शुल्क होना चाहिए, कुछ जांच होनी चाहिए। समस्या क्या है? मुझे लगता है कि यह सब हल हो रहा है। ये इच्छा शक्ति का सवाल है। सीमा शुल्क चौकी कहीं भी खोली जा सकती है अगर पर्याप्त ट्रैफिक है और परिवहन किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले दुनिया में धीरे धीरे सभी बाधाएं हटाई जा रही हैं, सब कुछ वैश्वीकरण हो रहा है, और ये तकनीकी मुद्दे नहीं हैं, समझिए, ये संगठनात्मक मुद्दे हैं। संगठनात्मक मुद्दे, वे शायद कुछ मामलों में कठिन हैं, कुछ में आसान, लेकिन उन्हें भी हल किया जा सकता है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तकनीकी मुद्दे हल करना कठिन है, क्योंकि फिर से अगर सामान ले जाना है तो यह बिना पायलट की विमानन होना चाहिए। बिना पायलट की विमानन, ये साबित करना होगा कि यह सुरक्षित है। हालांकि अब पहले से ही बिना पायलट के ट्रक, बिना पायलट के टैक्सी और बिना पायलट के डिलीवरी रोबोट हैं। फिर भी वह जेपेलिन जो 60 टन सामान ले जाता है, वह जेपेलिन है जिसका शरीर 200 मीटर लंबा है, या 150, सही संख्या नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा यंत्र है, ये भारी यंत्र है, और ये साबित करना होगा कि ये उड़ान भरेगा, कि इसकी बुद्धिमत्ता पागल नहीं होगी, कि यह बिंदु ए से ए तक उड़ान भरेगा। हैकर जो हैक नहीं करेंगे। तो यह आवश्यक है कि हैकरों को इस वातावरण में प्रवेश करने का कोई अवसर न मिले। यह भी दिलचस्प है, इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इस परियोजना को जीवन देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा ये इंजीनियर हैं जो 40 साल से इस काम में लगे हुए हैं। ये लोग भी हैं जिन्हें प्रबंधन करना आना चाहिए, लोग जिन्हें जमीन से दूरस्थ रूप से प्रबंधन करना आना चाहिए। इसे सब कहाँ सिखाया जाता है? हमारे विश्वविद्यालयों में।
और कहने दें यह होना चाहिए। ये होना चाहिए, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ, एक पेड़ या तृतीय संरचना कहने दें। अगर हम एक पेड़ की कल्पना करें तो जड़ें हैं, तना है, शाखाएं हैं। तो जड़ क्या है? जड़ वह कंपनी है जो जेपेलिन विकसित करती है, उसका निर्माण करती है, वह सबका आधार है। ऐसी कंपनियां दुनिया में थोड़ी हैं। मान लीजिए विमानन की दुनिया में हम सभी एयरबस, बोइंग, इरकुत को जानते हैं। हमारे रूस में सुपरजेट सुखोई, उनकी संख्या थोड़ी है। तो इन कंपनियों की सेवाओं के उपभोक्ता विमानन कंपनियां हैं। ये कंपनियां इन जहाज़ों के संचालन का आयोजन करती हैं। इन्हें भी प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र, उड़ान योग्यता होनी चाहिए, सभी विशेषज्ञों को प्रमाणित होना चाहिए, और वे सुरक्षित संचालन का आयोजन करते हैं। और उपभोक्ता हैं व्यावसायिक संगठन जो विमानन कंपनियों से कुछ सेवाएं मांगते हैं। ये परिवहन कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां जो उड़ानों, टन, किलोमीटर को खरीदती हैं। और ये सारी धनराशि जड़ों से पत्तों तक और पत्तों से वापस जड़ों तक चलनी चाहिए। जब ऐसी संरचना स्थापित होगी, एक पूरी उद्योग, तब यह प्रभावी ढंग से काम करेगी और व्यावसायिक रूप से उचित होगी। बस इस पूरी संरचना को स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे उच्च मार्जिनल कार्यों से शुरू करना चाहिए, जहां यह करना आसान है, जहां यह करना सस्ता है, और फिर जब यह विकसित हो जाए तो सभी को अन्य स्तरों पर ले जाना चाहिए। जहां ऐसा वास्तव में नहीं है। हम पर्यटन राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आपका विचार है या ये नए पीढ़ी के राज्य के सभी मस्तिष्क केंद्र का विचार है? वास्तविकता में मेरा विचार है, सभी एक्सपर्ट्स मेरा समर्थन करेंगे। मैं उन लोगों से बहस करने के लिए तैयार हूं जो ऐसा नहीं मानते। क्या वास्तव में गर्म बहसें होती हैं? बिल्कुल, किसी भी विषय पर। यह तय करने से लेकर कि कहाँ लागू करना है, यह तय करने तक कि कौन सा बियरिंग नंबर लगाना है। समझे? बहसें किसी भी विषय पर होती हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत से विचार होते हैं। मैं मानता हूं कि बहसें उपयोगी होती हैं, अगर वे केवल बहस करने के लिए न हों, क्योंकि बहसों में निश्चित रूप से सत्य का जन्म होता है, अगर लोग इसे खोजते हैं, अगर वे वास्तव में एक साथ किसी सही और सबसे अनुकूल समाधान पर पहुंचना चाहते हैं। आपके पास पहले से ही सभी का ऐसा ज्ञान का बोझ, गलतियों का बोझ, सफलताओं का बोझ है। मैंने सोचा कि अब आपके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं है और आप अलग हो जाएंगे। तकनीक एक जगह नहीं रुकती, समझे? यहाँ तक कि डायरेक्टिव EU30, जिसमें मैंने बहुत सक्रिय भाग लिया, ये 2004 का प्रोजेक्ट है। 20 साल बीत चुके हैं। सब कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है, सब कुछ बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए नए अवसर, नए सामग्री, नए विचार सामने आते हैं। और निश्चित रूप से जो अब कंपनी नोवा फिर से डायरेक्टिव बनाना चाहती है, मैं यह नहीं कहता कि मैं आशा करता हूँ, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि हम पर्याप्त करेंगे। डायरेक्टिव EU30 की तुलना में एक बड़ा कदम। नाम के बारे में अभी तक बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं, चलिए, हमें नाम के बारे में बहस करने की क्या ज़रूरत है? बेशक, पुरानी सच्चाई है, जैसे आप यॉट का नाम रखेंगे, जैसे आप डायरेक्टिव का नाम रखेंगे, वह वैसे ही चलेगा। इसलिए शायद ऐसा कोई उत्साही नाम होना चाहिए जो हमें प्रेरित करे। तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं? मैं सुझाव नहीं दूंगी। मैंने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, और मेरे स्वाद के अनुसार मुझे इसे चुनने का अधिकार है जो मुझे दिया गया है, विजेता को चुनने का। यह निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए निर्देश नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले डायरेक्टिव का नाम बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे नाम पसंद आया, इसीलिए वादा किया गया उपहार सर्जी टेक्स को जाएगा। मुझे पायनियर बहुत पसंद है, क्योंकि लोग जो मुझ पर नए पीढ़ी के डायरेक्टिव की तुलना में थोड़ा अधिक हैं, जानते हैं कि मैं संगीत में रुचि रखती हूँ। पायनियर, ये हमारे पास ध्वनिक उत्पादों की कंपनी है, और पायनियर ये पहला है तो ये तार्किक है। हाँ, वास्तव में अगर सोवियत वर्षों को याद करें तो क्या नारा था? पायनियर सभी बच्चों के लिए उदाहरण। इसलिए ये डायरेक्टिव सभी अन्य हवाई यातायात के लिए एक उदाहरण बने और कहने के लिए हवाई तकनीकी विकास के नए मार्ग को जारी रखे। सर्गी.x, हम आपके टिप्पणी के नीचे अपना ईमेल लिखेंगे, और कृपया हमारे ईमेल पर सभी अपने संपर्क भेजें जहां आपको उपहार भेजना है, किस आकार का उपहार भेजना है। कुल मिलाकर हम आपसे संपर्क में रहेंगे और हम जारी रखेंगे। डिमित्री डुइनोव के साथ संबंध सभी को बहुत दिलचस्पी है। टिप्पणियां बहुत सारी हैं।
क्या डायरेक्टिव स्लावियांका इंजन पर हो सकता है? और चलिए ज़रा बात करते हैं कि डायरेक्टिव में कौन से इंजन हो सकते हैं। तो चलिए हम इस बात से शुरू करते हैं कि सभी डायरेक्टिव जो कभी भी बनाए गए हैं उन्होंने सभी ने अपने आधार में पिस्टन इंजन रखे हैं। वे भी विकसित हुए और उनकी एक लंबी कहानी थी। विमानन पिस्टन इंजन, गैस टरबाइन इंजन के लिए मुझे किसी भी डायरेक्टिव प्रोजेक्ट का पता नहीं है और ऐसा डायरेक्टिव नहीं बनाया गया है, इसलिए सभी डायरेक्टिव में पिस्टन इंजन थे, बिल्कुल पुराने से लेकर बिल्कुल आधुनिक तक जो अब बनाए जा रहे हैं। और वह डायरेक्टिव जिसे हम अब बनाने जा रहे हैं वह भी अपने आधार में विमानन पिस्टन इंजन रखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डायरेक्टिव केवल पिस्टन इंजनों पर उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब परिवहन के लिए डिकार्बोनाइजेशन का एक ऐसा ट्रेंड है और अब सभी रास्ते खोज रहे हैं, स्टार्टअप्स उभर रहे हैं कि कैसे परिवहन से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। सभी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन कारों के बारे में कम जानते हैं क्योंकि वे कम प्रचलित हैं। हालांकि कई कंपनियां इन्हें बनाती हैं और वे भी चलती हैं, यहाँ तक कि रूस में हमारे पास कंपनियां हैं, मतलब वे आयातित हैं, हमारे पास अपने डेवलपर्स नहीं हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर उड़ने वाली तकनीक में जाना है तो डायरेक्टिव वास्तव में सबसे पहला उम्मीदवार है हाइड्रोजन इंजन के उपयोग के लिए। यानी कोई मात्रा की सीमाएं नहीं हैं। हाइड्रोजन को उपकरण पर रखने के लिए बहुत अधिक अनुकूल शर्तें हैं, लेकिन यह फिर भी भविष्य की बात है। चलो हम इस पर कदम से कदम बढ़ाते हैं। यानी पहले डायरेक्टिव जिन्हें हम अब बनाने जा रहे हैं वे सभी आंतरिक दहन इंजनों, पिस्टन इंजनों पर होंगे। लेकिन मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि पहला व्यावसायिक रूप से सफल उड़ान हाइड्रोजन इंजन पर जो कभी भी उड़ान भरेगा वह डायरेक्टिव होगा। और मैं चाहता हूं कि ये मेरा डायरेक्टिव हो, इसलिए हम इस पर भी विचार कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि यह संभव है। फिर भी हाइड्रोजन उड़ान उपकरण पर हाइड्रोजन की वापसी के बाद इन सभी भयानक आपदाओं कहने के लिए कुछ सोचने की जड़ता को तोड़ना होगा। यानी निश्चित रूप से आधुनिक सामग्रियों, आधुनिक सेंसरों, आधुनिक लीक नियंत्रणों के साथ यह सब वास्तव में बहुत अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन इस सुरक्षा को पहले सुनिश्चित करना होगा और दूसरे यह साबित करना होगा कि यह वास्तव में सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी उड़ान उपकरण बिना एक जटिल और श्रमसाध्य प्रमाणन प्रक्रिया को पार किए बिना हवा में नहीं उठेगा। फिर भी जैसा कि कहा जाता है, विमानन का इतिहास खून से लिखा गया है, इसलिए सभी नियम जो बनाए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी ये सभी बेवजह नहीं हैं। ये सब यात्रियों की सुरक्षा के बारे में है। यानी फिर से मैं भी मजाक में कहता हूं कि कुछ पुरानी धर्म है। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता। कुछ पुरानी धर्म है और कुछ नई तकनीकी धर्म है। तो विमानन में मुख्य धर्म यह सुरक्षा है, सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए। और दूसरा जो महत्व में अगला है वह है वज़न की बचत, यानी वज़न बचाना चाहिए, क्योंकि जितना हल्का होगा उतना ही आर्थिक रूप से प्रभावी होगा। इसलिए सुरक्षा पहले स्थान पर है और हाइड्रोजन का होना निश्चित रूप से होगा। ये सवाल उठाता है, लेकिन हमें सोचना होगा कि इसे कैसे किया जाए ताकि ये वास्तव में हो सके, ताकि ये सभी प्रमाणन प्रक्रियाओं को पार कर सके। और यहाँ मैं फिर से सोचता हूँ कि हाइड्रोजन डायरेक्टिव शायद यात्री नहीं होगा, बल्कि ये एक मालवाहक होगा। वहाँ इसे साबित करना आसान होगा और कहने के लिए जोखिम भी कम है, क्योंकि एक डायरेक्टिव का नुकसान, माल का नुकसान, यह मानव जीवन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। और निश्चित रूप से हम सब कुछ करेंगे ताकि कोई दुर्घटनाएं, कोई नुकसान न हो। लेकिन कहने के लिए शून्य कार्बन फुटप्रिंट वाला परिवहन डायरेक्टिव यह हमारा भविष्य है। जैसे दुइनोव इंजन कैसे लागू हो सकता है? दुइनोव के इंजन को सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि कहने के लिए
हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा उन उपकरणों में जिन्हें वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल जनरेटर कहा जाता है। ये विशेष उपकरण हैं जिनमें बिना उच्च तापमान के हाइड्रोजन जलाया जाता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ऊर्जा सीधे डायरेक्टिव को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स की आवश्यकता है जो पंखों को घुमाएंगी। इसलिए फिर से उच्च शक्ति वाले इंजन की आवश्यकता है, क्योंकि यदि परिवहन डायरेक्टिव का निर्माण किया जाए तो वास्तव में यह सैकड़ों किलोवाट के इंजन की आवश्यकता होगी। स्वयं ड्यूएनोव ने बताया कि उसने उच्च शक्ति वाले इंजन बनाए। ये मुझे व्यक्तिगत बातचीत में बताया कि सबसे शक्तिशाली इंजन जिसे उसने डिज़ाइन किया वह 30 मेगावाट है। तो ये वास्तव में एक विशाल इंजन है। और दूसरी बात, उन्हें बहुत उच्च वज़न की वापसी होनी चाहिए ताकि उन्हें विमान पर लागू किया जा सके। वास्तव में असिंक्रोनस इंजन कहने के लिए सामान्य असिंक्रोनस इंजन उसे विमान पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह बहुत बहुत भारी है। आधुनिक इंजन स्थायी चुंबकों पर, जिसे BLDC कहा जाता है, और वे पहले से ही उस स्तर के करीब पहुंच रहे हैं जब उन्हें विमान पर लागू किया जा सकता है। ये काफ़ी हल्के इंजन हैं, लेकिन वहाँ गर्मी के निपटान और इस इंजन की एकल शक्ति के साथ बड़े प्रतिबंध हैं। तो वास्तव में सबसे शक्तिशाली इंजन जो मैं इस समय जानता हूँ विमानन के इलेक्ट्रिक इंजन हैं, जो मेरी राय में 700 किलोवाट हैं। मैंने अभी तक और नहीं सुना कि बनाए जा रहे हैं। यदि श्री ड्यूएनोव मेगावाट, 1.5 मेगावाट और 2 मेगावाट के इंजन बना सकते हैं जो वज़न के मामले में काफ़ी प्रभावी होंगे, तो ये बस होगा, बस लो और हाइड्रोजन डायरेक्टिव बनाओ। यही आवश्यक है। तो जितना संभव था हमने शायद आज एक तकनीकी शिक्षा दी, कम से कम डायरेक्टिव के मूल बातें हमने डायरेक्टिव के मुख्य डिज़ाइनर वादिम वासिलेविच जुबकेविच के कारण सीखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज मेरे साथ संवाद में आए। मैंने आज आपके कारण कितना कुछ सीखा। डायरेक्टिव के बारे में अनंत कहानियाँ बताई जा सकती हैं और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। नए प्रोजेक्ट्स जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं के बारे में बताया जा सकता है। हम अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब हम व्यापक जनता के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार होंगे, हम बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह आपके साथ हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। हम भी इस पर उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ नए पीढ़ी के डायरेक्टिव थे। हमें सभी प्लेटफॉर्मों पर देखें।